नमस्कार, मैं हूं संतोष रावत। नमस्कार, मैं हूँ बिट्टू रावत। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि डफेरा। पहाड़ की मिट्टी में घुला अपने हिस्से का रंग हूँ। मैं उत्तराखंड हूँ। डिनर खत्म हो गया लेकिन काजल ही नहीं आए अभी तक यार। पॉडकास्ट पता नहीं कब होगा। आपने देखते ही समझ लिया था ये तो हीरा है, एक दिन अवार्ड ही लेके आएगा, ऐसा था। गांव में होता क्या है ना कि एक अजीब सा माहौल है कि जो बच्चा पढ़ने में होता है लोग समझते हैं उसके साथ खून माफ होते हैं, और जो पढ़ने में नहीं होता है वो छोटी सी भी गलती करता है तो आप बोलते हैं कि यार ये नालायक है, निकम्मा है। लेकिन जिसको आप नालायक और निकम्मा कहते हैं वो सबसे बेहतर काम करता है और वो नीचे गिर जाता है। जो क्या होता है, होशियार होता है, या तो वो फलक पे चले जाएगा, फटाफट नौकरी कर ली, कहीं अच्छा डिप्लोमा कर दिया। लेकिन जो हमेशा स्ट्रगल करता है, जो लुढ़कता है, गिरता है, लुढ़कता है, गिरता है, वो देर से पहुंचता है लेकिन वो सबसे बेस्ट होता है। इसके बारे में भी यही था क्योंकि मैं टीचर, मेरे फादर तो टीचर थे, तो वो बोलते थे यार तुम्हारा लड़का तो कर देगा क्योंकि वो पढ़ने में भी अच्छा था। अरे वो बिट्टू यार उसकी बस की था। तो जिस दिन नेशनल अवार्ड आया और इसको मैंने उसको बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का नेशनल अवार्ड मिला, तो मुझे उस दिन लगा कि यार वो सारी बातें जो सोसाइटी ने कही सब क्या हो गई हैं, खारिज हो चुकी है। तो ये जो हमारा परसेप्शन है सोसाइटी को देखने का, लोगों को देखने का, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, किस कास्ट से आता है, हम उसका ये नहीं देखते हैं कि इसके अंदर पैशन कितना है, ये जानना कितना चाहता है। अगर हम ये जानना शुरू करें तो हमारे यहाँ दुनिया भर के क्रिएटिव लोग हैं, बहुत लोग हैं जो हमसे बेटर कर सकते हैं। अगर आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, या आप नेशनल अवार्ड की बात हो रही है, तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत लोग हैं जो नेशनल क्या वो इंटरनेशनल अवार्ड भी ला सकते हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं, और इकोनॉमिकली भी हम सिनेमा में आगे जा सकते हैं। वो सिर्फ यही वेंचर नहीं होगा कि आप अवार्ड लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, सिनेमा एक प्रोडक्ट है, उसको प्रोडक्ट की तरह भी ट्रीट करना चाहिए क्योंकि उसमें इकोनॉमी लग रही है। अगर आप उसको प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपके यहाँ लोग जुड़ेंगे, उसके साथ लोग जुड़ेंगे तो लोगों के घर में इकोनॉमी आएगी, घर चलेंगे और धीरे धीरे सिनेमा एक इंडस्ट्री बन जाएगी। जैसे आप साउथ में देख रहे हैं, तेलुगु सिनेमा देख रहे हैं, तमिल देख रहे हैं, या मलयाली सिनेमा है। हमारे यहाँ ये जो ये सोच है वो थोड़ा सा एक रॉन्ग परसेप्शन है। तो उस पर आएंगे। सृष्टि, आपके पास आ रहा हूँ। ब्रीफ में अगर थोड़ा सा बताना चाहें, क्योंकि फिल्म सबने नहीं देखी होगी, आपकी फिल्म क्या कहती है? एक तो टाइटल से समझ में आ रहा है, एक था गाँव टाइटल है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? संक्षेप में ये बताना चाहूँगी कि मेन किरदार जो है लीला बड़ी, जो जब हम फिल्म बना रहे थे तो 80 साल से ऊपर वो थी, और वो एक कहानी बता रही थी कि कैसे वो एक बुजुर्ग औरत अकेली गांव में कैसे रह रही हैं इस पलायन के माहौल में जहाँ पे बहुत कम लोग गांव में हैं। और जो दूसरा मेन किरदार है वो है गोलू संध्या, जो 19 साल की लड़की थी जब हम शूटिंग कर रहे थे। और एक 19 साल की लड़की का क्या एक्सपीरियंस हो सकता है ऐसी जगह में जहाँ पे शायद कोई नहीं है, वो किससे बात करेगी, कैसे भविष्य के बारे में सोचेगी। तो दो पहलू थे, एक सुनसान गांव में जो कुछ किरदार, कुछ लोग रह चुके हैं, 7 लोग, उनमें से तो वही इन दोनों की कहानी के ऊपर ये फिल्म है। संतोष भाई, आपके पास आ रहा हूँ और बिट्टू भाई आपसे भी पूछूंगा ये सवाल, और फिर सृष्टि के पास कि कहानी हो सकता है दुख भरी हो सकता है उसका इमोशन जॉनरा उस तरह का हो, लेकिन फिल्म मेकिंग को सेलिब्रेट करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए जैसे आपने पढ़ाई की बात करी, कोई बच्चा अगर स्कूल टॉप करता है या मोहल्ला टॉप कर दे, क्लास टॉप कर दे, तो कंधे पे उठाया जाता है, जबकि ये उसका व्यक्तिगत अचीवमेंट है किसी सब्जेक्ट की या किसी उसमें। जब सिनेमा में कोई टॉप करता है या मान लीजिए उसको रिकॉग्निशन हुई किसी तरह की, तो इसमें समाज का भी उतना ही बड़ा रोल है, और समाज टॉप कर रहा है, एक तरह से समाज की बात हो रही है, उसको सेलिब्रेट करना कि उन फिल्म मेकर्स को कंधे पे बैठाना कि बॉस इन्होंने कुछ कर दिया है बड़ा, फूल माला इनके पहनाओ, जरा ढोल नगाड़े बजाओ, तो इनके लिए 4 लोग और सुनेंगे तो हो सकता है 40 और लड़के निकलेंगे या लड़कियां आएंगी जो इस फील्ड में जाएंगे। क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ इस बारे में कि हमने सिनेमा तो अभी थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ जीरो पे है, वो माइनस से निकल के थोड़ा जीरो पे आया है जो अभी बन रहा है उत्तराखंड। तो उसका सेलिब्रेशन तो नहीं हो सकता है जो हम चाहते हैं बंगाल में हो, केरला में, क्योंकि उन्होंने कई सालों तक उसको करा हुआ है।
यहाँ पे तो लिटरेचर का भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ। लिटरेचर में हम बहुत आगे हैं। आप कुमाऊँ की लिटरेचर को देखिए, आप गढ़वाल के लिटरेचर को देखिए और फोक को देखिए। फोक कितना रिच है हमारे यहाँ पर। वो तिब्बत से वेंचर करता है, हिमालय को पार करता है, उत्तराखंड में आता है, और उत्तराखंड का कनेक्शन तिब्बत के साथ क्या है। तो वो जो फोक है, उस फोक को भी हम सिर्फ रिचुअल के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम उसके एनालिसिस में नहीं जा रहे हैं, ना उसका हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं, ना हम सोसाइटी से एनालिसिस कर पा रहे हैं। आज वो सिर्फ जगह जगह पे सिर्फ एक अवशेष रह चुका है, शेष और अवशेष रह चुका है। जैसे हमारे यहाँ पे नेत्र सिंह रावत हैं, एक ज़माने में उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों का, माने कि जो वर्ल्ड के बड़े बड़े फिल्म मेकर हैं उनकी फिल्मों की समीक्षाएँ लिखी। ऋत्विक घटक हैं या मणिकौल साहब हैं, उनकी जब उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने खुद बोला कि ये बहुत बढ़िया इंटरव्यू था। और वो बंदा कहाँ से आता है, दारमा माने कि मुंशियारी से आता है। 1937 में उनका बर्थ हुआ और अचानक से वो बहुत बड़े पद में जाते हैं, लेकिन आज हमारे उत्तराखंड से वो गायब है, कोई उनको सेलिब्रेट ही नहीं करता। तो सबसे पहले तो उनको सेलिब्रेट करना चाहिए जिन्होंने, जिस दौर में बंगाल इन जगह सिनेमा ग्रो हो रहा था, और हमारे यहाँ से भी एक बंदा था जिसने सिनेमा को क्रिटिकली क्या करा था, एनालिसिस करा था। तो सबसे पहले वो सेलिब्रेशन होना चाहिए। हमारे अपने समाज का भी सेलिब्रेशन होना चाहिए, उन रिचुअल का होना चाहिए, लेकिन उनको सिर्फ बचाना नहीं है। जो अभी बात हो रही थी, उनको जानना है कि इनको हम सेलिब्रेट करते क्यों हैं। ये जैसे मेरी फिल्म पाताल की है, उसमें वाटर का एक कंसेप्ट है, तो मैं वाटर पे बात नहीं कर रहा हूँ, बहस नहीं करवा रहा हूँ उसमें। मैं कह रहा हूँ कि आप सिंबलिज्म में उसके अंदर घुसिए ना। हमारे यहाँ लड़की शादी करके आती है तो धारे की पूजा करती है, तो आप उसको रिचुअल मत मानिए। धारे की पूजा क्यों होती है, वो वाटर जो अंदर से आ रहा है वो कितने प्रोसेस में आ रहा है, और जब उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, एक आदमी जो 10 सालों से उस पानी को टेस्ट कर रहा है, उसके जहन में उसकी मेमोरी है, और उस मेमोरी को वो मरते समय सेलिब्रेट कर रहा है। तो नेचर के साथ उसका क्या कनेक्शन है, कितना डीप मीनिंग है। और सिर्फ आप उसको धारा पूजा कर रहे हैं, गागरे में पानी ला रहे हैं, आपने वो दिखा दिया वीडियो में, आप बोले हम अपने कल्चर को बचा रहे हैं। लेकिन उस धारे को पूजने के पीछे, उस वाटर के पीछे जो मैथोलॉजिकल है या उसका जो नेचर के साथ कनेक्शन है, अगर हम उसको स्टोरी में निकालेंगे तो वो बहुत डेप्थ है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने उस नेचर को सेलिब्रेट करा कई सालों तक। आप देखेंगे ना, आज क्या है, लड़की इन्वायरमेंट की बात कर रही है। अब इन्वायरमेंट की जो पढ़ रही है वो गाँव में जाके सबसे पहले पेड़ काट रही है, क्योंकि उसका कनेक्शन ही नहीं है पेड़ के साथ ना। लेकिन जो हमारी माँ है, जो अनपढ़ है, वो उस पेड़ को कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि उन्होंने उस पेड़ से लकड़ी लानी थी, घास लानी थी, तो उतना ही काटती थी जितनी उनको जरूरत होती थी। तो नेचर उन्होंने ज़्यादा सेव करा। हम सिर्फ उसको आज सड़कों पे क्या कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं उसके बारे में। तो मेरे कहने का मतलब है सेलिब्रेशन हर जगह से होना चाहिए। सिनेमा में भी वो तभी होगा जब हम अपने बुजुर्गों को भी रिस्पेक्ट करेंगे। आज के दौर में क्या होगा, एक पढ़ी लिखी पीढ़ी है और वो गांव में क्या करे, बोले ये बुजुर्ग, ये बुढ़े क्या जानते हैं। अरे उन बुढ़ों ने उस पहाड़ को सींचा है और उनकी सींचने से हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो हो सकता है वो कहीं पे गड़बड़ हो, लेकिन उनकी मेहनत से हम यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने उस पहाड़ को खोदा है, उसकी मिट्टी में हमने खाया, तो हमें उनको भी जानना पड़ेगा, उनके एक्सपीरियंस को भी जानना पड़ेगा। तो जब हम वो सेलिब्रेट करेंगे तो सब लोग उससे क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। और इंडिया में बहुत सारे अगर फिल्मकारों को देखो तो मुझे बहुत कमी लगती है। जैसे मैं कुरसावा को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उनसे बेहतर इतना बड़ा फिल्मकार कोई हो ही नहीं सकता है। वो उतने ही हाईली आर्टिस्टिक भी हैं और हाईली कमर्शियल भी। उन्होंने अपने यहाँ के समुराई कल्चर को किस तरह से पूरे वर्ल्ड सिनेमा में सेलिब्रेट कर दिया। आज हम बोल रहे समुराई, तो समुराई कहाँ होते हैं, जापान में होते हैं। हमारे यहाँ भड़ बोलते हैं, लेकिन वो भड़ सिर्फ उत्तराखंड तक है। लेकिन जापान का समुराई ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल कर रहा है बिकॉज ऑफ कुरसावा, बिकॉज ऑफ वहाँ की फिल्म की वजह से। तो हम इस तरह से कैसे अपने कैरेक्टरों को ट्रैवल करवा सकते हैं। आपने ना एक बड़ी गजब चीज मुझे याद दिला। आपको याद है सुजुकी की एक बार वो बाइक या कुछ आया था, सुजुकी समुराई नो प्रॉब्लम करके। अब आप सोचिए, ये तो अभी आप कह रहे हो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो 20 साल पहले क्योंकि सुजुकी वहाँ की कंपनी है, जब वो इंडिया में आई होगी उन्होंने यहाँ की एडवर्टाइजिंग में उस शब्द को कहीं ना कहीं डाल दिया लोगों की जबान में। हो सकता है उसका शाब्दिक अर्थ लोगों को न मालूम हो। ये कितना अच्छा तरीका है कि अगर मेरे यहाँ का कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए उत्तराखंड का है या देश का है, और उसको मैं ग्लोबल मार्केट में अगर भेज रहा हूँ, तो मैंने यहाँ हल्का सा एक ऐसा कोई शब्द उसके साथ डाल दिया जो क्यूरियोसिटी जनरेट करे। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे गब्बर सिंह एक विलेन है इंडियन सिनेमा में। अरे सांबा कितने आदमी थे, हर कोई बोलता है, बच्चा ही बोलता, अभी भी दिखाओगे अगर बोलेगा। उसके अलावा एक
कुछ विलन को छोड़ के आप एक विलन बताइए जो इतना सेलिब्रेट हुआ, क्योंकि हम विलन भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जबकि हमारे सब विलन है, विलन भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। और मैं देखता हूँ जो हमारे मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है पहाड़ में, इतने सारे गार्ड दे दिलों के देखता है, इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकली और इतना ज़्यादा उनके अंदर अगर उनका एनालिसिस करा जाए और उनको अगर सिनेमा के पर्दे पे उतारा जाए तो वो पता नहीं क्या कर लेंगे। वो सिर्फ आपको सिनेमा सिर्फ रियलिज्म नहीं है, सिनेमा सिर्फ वो नहीं है कि फैंटेसी नहीं है, बहुत सारे जॉनर है, उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है अपने आप इकोनॉमी भी डेवलप होगी और इस तरह की फिल्में लोग, मैं तो कहता हूँ कि 100% आएंगे। 100 क्या आप उनसे बोलेंगे 500 रुपये की टिकट है, वो आएंगे देखने के लिए। तो मुझे लगता है ये चीज़ों को देखने की ज़रूरत है सोसाइटी के अंदर, और जिस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर हैं। बिट्टू भाई, OTT को लेके क्या सोचना है? कितना देख रहे हो, कितना पसंद आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? OTT तो सबको पसंद आ रहा है। OTT अभी OTT के उसमें सिनेमा हॉल लोगों ने जाना बंद कर दिया, तो अच्छा है OTT में। मतलब क्या लगता है ये जो OTT है, जैसे क्रिकेट में एक IPL आया ना, उसने बड़ी गेम चेंज करी। पहले क्या होता था कि ठीक है जी 11 खिलाड़ी खेलेंगे, 2-4 एक्स्ट्रा में टीमें बनने लगी, तो OTT ने शायद वैसा कुछ क्रिएट कर दिया कि बहुत सारा सिनेमा आने लगा अपनी अपनी तरह का, रीजनल बहुत ज्यादा, उसमें दिल्ली मुंबईया कहानियां तो 10% है मेरे ख्याल से। OTT के आने से फायदे भी है और नुकसान भी, क्योंकि OTT आने से जो नए फिल्म मेकर है उनको ज्यादा चांस मिला है। तो नुकसान है, नुकसान नहीं, फायदा है ये। और नुकसान ये है कि उससे थोड़ा सा सिनेमा हॉल और इनमें ज्यादा फर्क पड़ा है, उसमें बिजनेस में और ये सब लोग अब वो स्क्रीन पे देखने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं सब चीजें। सृष्टि आपसे पूछूंगा, OTT को आप कैसे देखती हैं? जैसे उन्होंने कहा कि प्लस माइनस फायदा नुकसान, जैसे जो मेरे को समझ में आ रहा है कि अभी भी जैसे आप उत्तराखंड की बात करें, थिएटर है ही कहाँ कि आप अपनी फिल्में दिखाओगे। देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और हल्द्वानी, सिर्फ ये तो 15-20% है, और ये मिक्स्ड कम्युनिटीज वाला है। जो असल वाला उत्तराखंड है जहाँ 80% से ज्यादा आबादी वहीं के मूल निवासियों की है, उनकी भाषा, उनके लिए तो सिनेमा हॉल है ही, उस जगह में तो फिर OTT काम कर जाएगा। तो या जो बाहर लोग रह रहे हैं हमारे, कैसे देखते हो? मैं तो अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ, क्योंकि हम बहुत स्मॉल स्केल इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, तो हमारे लिए तो प्लेटफॉर्म खुला है। आपको ज़रूरी नहीं है कि बम्बई जाना ही है, वहीं से बनाना है। अब एक तो रिमोट वर्किंग का थोड़ा कल्चर है, आप जाके बम्बई से हो सकता है कोई प्रोजेक्ट ले आएँ और आप पहाड़ में बना सकें, तो अपॉर्चुनिटी है स्पेशली स्मॉल स्केल फिल्म मेकर्स के लिए, जो कम बजट में फिल्म बना सकते हैं। क्योंकि जैसे इनकी फिल्म भी, हमारी फिल्म भी, कोई बजट नहीं था, कोई पैसा नहीं था, सब जुगाड़ था। तो हम लोगों को एक्सपीरियंस है इसका कि हम कैसे कम बजट में फिल्में बना सकते हैं जो टक्कर दे सकें टेक्निकली, अदरवाइज कहानी के तौर पे और फिल्मों को भी। तो होपफुली इसका मतलब ये है कि हम पे ट्रस्ट ज़्यादा करा जाएगा, बट एट द सेम टाइम ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही पैसे नहीं मिल रहे हैं OTT से भी, कि ये तो फ्री में बना देते हैं, इनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो वो ये ज़रूर है कि मतलब हमारे काम के लिए वैल्यू करा जाए। और रीजनल सिनेमा में जैसे आपने बोला कि जैसे साउथ में तो बहुत ज़्यादा रीजनल कंज्यूमर है, हम भी देख रहे हैं उनकी फिल्में। लोग बॉलीवुड छोड़ के अब साउथ इंडियन ही, ऋषिकेश में भी वहाँ का फिल्में चल रहा है, कांतारा, पुष्पा बहुत दिन चली है यहाँ पे भी। एक सिंगल स्क्रीन थिएटर है ऋषिकेश में, वहाँ पे भी चला है। तो पर ये रीजनल के लिए कैसे पहाड़ की फिल्में, कुमाऊनी, गढ़वाली, बाकी यहाँ के लैंग्वेज में आए, तो इसका थोड़ा मेरे ख्याल से अभी थोड़े ब्लॉक्स हैं, क्योंकि हमारे गढ़वाली और कुमाऊनी सिनेमा देखने वाले शायद इतने ज़्यादा नंबर पे नहीं हैं। और एक बात मेरे को और समझ आई कि OTT लोगों के पास डेटा नहीं है कि कितने लोग पहाड़ से देख रहे हैं सिनेमा। तो हम अगर फिल्म खरीदते हैं Amazon या कहीं Netflix में, तो उनको ये गारंटी नहीं है कि कितने लोग हमारी पहाड़ी लैंग्वेजेस में, गढ़वाली में, कुमाऊनी में देखेंगे। तो ये थोड़ा गैप है, तो ये ब्रिज होने की ज़रूरत है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को करने की ज़रूरत है, जो मुझे भी जानकारी नहीं है कि कहाँ हैं, कौन लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं।
क्योंकि हम लोग फिल्म मेकर्स हैं, हम सब कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। ये बिजनेस में और पार्ट्स भी हैं जिनको ये फिल कर ये गैप की जरूरत है फिल्म करने की। संतोष भाई, आपके पास हमसे एक सवाल OTT को लेके, क्योंकि जो मेरे को एक गैप दिख रहा है कि मान लीजिए आपने यहाँ फिल्म बनाई, पहाड़ की फिल्म बनाई, आपके लिए ये पॉसिबल इनिशियल लेवल पे तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि आप हिंदुस्तान में इतने शहर हैं, हर एक शहर में जाके फिल्म कहीं पे दिखाएं और लोग कहाँ बैठे हैं उनको ढूंढ के लाएं। लेकिन इंटरनेट यानी कि OTT का जो प्लेटफॉर्म है वो शायद थोड़ी सी अवेयरनेस, भले ही आप यहाँ से अपलोड कर दें, किसी भी तरह से वो हो, तो ये पॉसिबल है कि भाई उन शहरों में बैठे हुए किसी शहर के 10, कहीं के 20, कहीं के 100, कहीं के 1000 मिलके और एक बड़ा जो है वो किया जा सकता है, और उसके लिए आपको यहाँ से वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। उन शहरों में वो आपके खुद ब्रांड एम्बेसडर है, वो खुद बताएंगे लोगों को। क्या सोचते हैं? मेरा ये सोचना है, जैसे मनोहर श्याम जोशी हैं, बहुत बड़े राइटर हैं से, उनका लैंग्वेज में बहुत पकड़ है। अब ह्यूमर होता है, लैंग्वेज अपने आप में बहुत ह्यूमर होता है, डायलॉग लिखना भी स्पेशल हुआ है, क्वालिटी है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हरियाणवी सिनेमा में आपने अभी बोला था कि वो आई थी आमिर खान की फिल्म दंगल, और मराठी फिल्म आई थी, तो हमें जो पहाड़ का स्लैंग है और पहाड़ का जो पॉपुलर है, जो कैरेक्टर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वेंचर करते हैं, जैसे आपने समुराई को कनेक्ट करा सुजुकी से, उस तरह से हमें कुछ फिल्में बनाने की जरूरत है कि जो मेन स्ट्रीम का ऑडियंस उनको देखे और उन शब्दों को कैच करे। उसके बाद लगेगी कि हाँ पहाड़ में होप है, यहाँ का कल्चर कुछ और है, इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं, चलो लेट्स ट्राई। तो वो जो इन्वेस्टमेंट होगा तो फ्लेवर आने लग जाएगा, गढ़वाली फ्लेवर आने लगेगा, कुमाऊनी। जैसे आज की डेट में भोजपुरी बोलना बड़ा ट्रेंड हो चुका है, तो आपको ये करना पड़ेगा। फिल्म मेकर के लिए चैलेंज भी है, भाषा का चैलेंज भी है। तो मैं अगर ये समझ नहीं रहा हूँ कि भाई मेरे यहाँ का बंदा अगर गढ़वाली बोल रहा है, कुमाऊनी बोल रहा है, जौनसारी बोल रहा है, तो उसका पॉपुलर स्लैंग क्या है, पॉपुलर टिपिकल कैसा बोलता है। भोजपुरी बोलने में पहले लोग क्या करते थे, बड़े शर्माते हैं, अरे बिहारी है, जैसे बोलता भी बोलते हैं। लेकिन आज भोजपुरी जो लैंग्वेज है, स्लैंग है, वो पूरा बॉलीवुड में क्या हो चुका है, पॉपुलर बॉलीवुड एंड न्यूज चैनल्स में कह रहा हूँ। हाँ, हरियाणवी देखिए आप, हरियाणवी किससे आया है। तो जो हम फिल्म मेकर काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी कर रहा है, तो हमें शायद ये देखने की भी जरूरत है। तो धीरे धीरे अगर हम किसी ठीक ठाक फिल्म से उस चीज़ को ले आएंगे, तो जो प्रोड्यूसर होंगे वो लगेंगे कि हाँ यार यहाँ पॉसिबिलिटी है इकोनॉमी खर्च करने की, तो तब वो इकोनॉमी खर्च कर पाएंगे। क्योंकि मनोहर श्याम जोशी का जब लिटरेचर में पढ़ता हूँ तो उसमें यही ह्यूमर मुझे दिखता है कि उन्होंने भाषाई जो दक्षता होती है, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, पर हम जब किसी विद्वान आदमी को पढ़ते हैं जो हमारे कम्युनिटी से हैं और एक बड़े फलक पर है, माने कि बड़े राइटर हैं वो, और पोस्ट मॉडर्निज्म मैंने माना जाता हूँ उनको राइटर, और जब उनका हम पढ़ते हैं कि, और उनका जो नॉवेल का लेवल है, जो कैरेक्टरों का लेवल है, वो एक पहाड़ का एलीट दिखता है उसमें। कि जब मैं उनका कल क्या पढ़ रहा था, तो वो विल्सन है जो उत्तरकाशी में, जिन्होंने पूरा विल्सन तो आप जानते हैं, उत्तरकाशी में जिन्होंने पूरा जंगलात का एक कल्चर डेवलप करा था, उन्होंने विल्सन को तोड़ मरोड़ करके कैप में डाला हुआ। अगर मैं विल्सन नहीं पढ़ता तो मुझे क्या समझ में नहीं आती। अब क्या पढ़ के मुझे पता चला कि इस राइटर के अंदर क्या क्वालिटी है, कि विल्सन को उन्होंने यहाँ का बंदा बता करके यहाँ सैटेरिकल भी मार दिया, और वो क्या ह्यूमर है उसके अंदर। तो मुझे ये लगता है कि हमें इस तरह से अपने कल्चर को शब्दों के थ्रू, यहाँ के स्लैंग के थ्रू उसको पॉपुलर करने की जरूरत है अपनी फिल्मों में। और जब वो पॉपुलर होगा तो लोगों को पता चलेगा यार यहाँ क्या ह्यूमर है। इनके कल्चर में तो बोली में इतना डिफरेंस है कि वो ह्यूमर आ जाएगा, वो ह्यूमर आएगा तो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा ना, ये मेरा मानना है। तो फिर OTT में भी जाएगा, मेन स्ट्रीम उसमें सीरियल भी बनने लग जाएंगे, तब पहाड़ी कैरेक्टर आने लग जाएगा उन सीरियलों में, तब हो सकता है मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी आने लग जाए। तो मेरा ये विजन है सर। विल्सन कह रहे थे, मुझे राजीव नयन बहुगुणा याद आ रहे थे। बड़ा लिखते रहते हैं विल्सन की बुलेट पे बैठ के, और पता नहीं। हाँ वही। तो हम अपने यहाँ के कैरेक्टरों को कैसे वो कर सकते हैं ना, उनको पॉपुलर, मतलब समुराई कल्चर इतना पॉपुलर हो गया कि आप कनेक्ट हो गए, तो क्या हमारे यहाँ हमें वो ऑब्जर्वेशन बारीक करनी पड़ेगी ना, कि हम ऐसा क्या पकड़ें कि उसको सिनेमा में डालें और पूरा हिंदुस्तान क्या। नहीं, वो बहुत बढ़िया बात है। देखिए, जो थोड़े पहले आप एक चीज़ कह रहे थे ना कि न केवल सिनेमा सब कुछ सेलिब्रेट करने वाली बात। एक बात बताइए, ये देहरादून में पहाड़ में बैठे आदमी को इडली किसने बताया होगा और कैसे बताया होगा? ये छोले भटूरे कैसे पहुंच गए यहाँ? ये रिस्पना पुल पे टेस्ट होगा, ये कैसे टंग गया वहाँ?
ये कहीं से तो आया ना। क्योंकि हमारे यहाँ के आदमी ने क्या करा, अपने कल्चर की डेप्थ को एक्सेप्ट नहीं करा है। हाँ। वो आया बंगाली के साथ मिला, वो गया पंजाबी के साथ मिले है, गंगा मिला गंगा दास, जमुना मिला जमुना दास, और अपना कल्चर हो गया हसक, जो गप एक तरह से हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने यहाँ का जो आपका जो लेके आते हो, जो एक ओरिजिनलिटी है, अगर आप उस ओरिजिनलिटी को बना के रखोगे तो एक दिन वो बहुत पॉपुलर भी हो जाएगी। और आप अभी जैसे मैं अभी नेक्स्ट फिल्म लव स्टोरी लिख रहा हूँ। अब लव स्टोरी मैंने जैसे साहित्य में टटोरी, तो मैं पहाड़ को देखता हूँ कि भाई कोई भी बॉलीवुड का फिल्म मेकर यहाँ पे आता है तो वो पहाड़ को सिर्फ एज ए रोमांस के रूप में यूज करता है, पहाड़ की चोटियों के रूप में, ब्यूटी बर्फ दिखाएगा, बर्फ दिखाएगा, झरने नदी दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जो पहाड़ में जो कैरेक्टर होता है उसकी भी जो लव, वो भी तो लव का प्रेम तो वहाँ भी होगा। अगर जहाँ सबसे ज़्यादा संघर्ष होता है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रेम होता है, लेकिन वो इंटरनल लव स्टोरी कभी आई नहीं मेन स्ट्रीम सिनेमा। तो मुझे लगता है कि जब हम अपने पहाड़ के साथ अगर वो प्रेम दिखाने की कोशिश करेंगे, वो मिस्टीरियस हो सकता है, वो हॉरर हो सकता है, वो फैंटेसी वाला हो सकता है। एक्चुअली पता है वो हमारे फिल्म मेकर ही कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर सकते, उसकी एक वजह देखिए। आप बम्बई दिल्ली में किसी से पहाड़ पूछेंगे, वो क्या पूछेगा, क्या बताएगा? हनीमून, बोर्डिंग स्कूल, वीकेंड का वाव, ठीक है, पैराग्लाइडिंग, इसके अलावा वो कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको एक गिने चुने 4-5 शब्द पता है। राइट? नहीं, मैं वही कह रहा था कि जो बाहर का माने कि कोई साहित्यकार भी है, अगर पहाड़ पे लव स्टोरी जितनी मैंने पढ़ी है साहित्य में, वो एक आउटर साइडर की तरह है, नजरिया जो है वो आउटर साइडर वाला है। लेकिन अगर हम पहाड़ में हो रखे हैं और पहाड़ को हम ढंग से ऑब्जर्व करें और उसे इनर साइड से देखें, तो हो सकता है बहुत बड़ी लव स्टोरी भी निकल सकती है, जिसमें एक औरत है जो नेचर के साथ भी प्रेम कर रही है और प्रेमी के साथ भी प्रेम कर रही है। तो इस तरह की फैंटेसी भी हो सकती है कि औरत का, क्योंकि हमारे यहाँ जो फीमेल है उसका नेचर के साथ ज़्यादा लगाव है, और उसकी जैसे मैंने अभी बताया अगर जंगल में गई तो उस तरह की फैंटेसी भी हो सकती है, तो वो पता चलेगा कितना डीप कनेक्शन है उसका। आपको तो नहीं मिला था कोई जंगल में ऐसे? नहीं फैंटेसी आपने यार इसको ना उल्टा कर देता है। अब ये असल में मैं थोड़ा ये देखता हूँ ना कि पॉपुलर वे में भी कहने की जरूरत है सारी चीज़। तो पॉपुलर वे में होगा तो फिर वो सिनेमा हमेशा इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। अगर हम सिर्फ ये सोचें कि हम आर्ट को आर्टिस्टिक को बनाएं, तो अगर उसकी इकोनॉमी हम देखेंगे नहीं तो कौन इन्वेस्ट करने आएगा। उसमें इतने लोग आते हैं, वो टीम वर्क है, उसमें कैमरामैन को पैसा देना होता है, लाइट वाला है, एडिटिंग है, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन नहीं लिखता उसको बंद कमरे में। तो अगर हम उसमें हर बार वो देखें कि सिर्फ हमें इतना पर्टिकुलर वे में कहना है, तो फिर वो हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं फिर हासिल पे चले जाएगा। मैं एक फिल्म बनाऊंगा, दूसरी भी अगर वैसी बनाऊंगा तो तीसरी बार बोलेगा यार भाई तू ऐसी तरह की फिल्म बनाता है, हम तो पैसा नहीं देंगे तेरे को। तो ये सारी चीज़ें हमें, अगर हम जूझ रहे हैं तो हमें उसका सोल्यूशन भी सोचना चाहिए। क्या कहते हैं, मोमो वाली जनरेशन ने फटाफट गर्म करके लगा दो हाफ प्लेट। मुझे तो लगता है कि वो तो वैरायटी है ना, कि आप अगर पॉपुलर फिल्म बना रहे हैं और तो उसके साथ अगर आर्ट भी आ रही तो फिर वो चलेगा। अभी तो कल्चर ही नहीं बना है, अभी तो छोटी छोटी फिल्में बनी हैं, या कुछ लोगों ने जैसे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, 4-5 फिल्में बनी हैं उत्तराखंड में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई आपको एक आर्टिस्ट को उसी चीज़ से जूझना चाहिए कि भाई मैं अगर फिल्म बना रहा हूँ और एक कहानी लिख रहा हूँ, तो उसको ये पहले पता होना चाहिए कि मैं किस ऑडियंस के लिए इसको लिख रहा हूँ। अगर आप उसमें क्लियर है कि मैं फेस्टिवल के लिए फिल्म बना रहा हूँ, पर्टिकुलर मैंने फेस्टिवल भी नहीं, एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए, तो आपको पता है कि इसमें इतना ही मुझे इन्वेस्ट करना है। अगर आप एक मास के लिए बना रहे हैं तो आपको पता है कि इसमें इतना इन्वेस्ट करना है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है हर फिल्म की एक ऑडियंस है। अगर गढ़वाली इस फिल्म को नहीं देख रहा है तो बाहर के लोग देख रहे हैं, लेकिन वहाँ भी दिक्कत ये है कि OTT में जाते हैं तो वो भी एक स्कैम लगता है। फिल्म मेकर वहाँ पहुँचते पहुँचते पता चलता है ये भी स्कैम है, वहाँ भी शोषण हो रहा है फिल्म मेकर का। अभी मैंने कुछ देर पहले वही बातें हो रही थी कि ठीक है, लास्ट में हम एक फिल्म दे देते हैं कि चलो यार इस OTT अच्छा है, पॉपुलर है, वर्ल्ड लेवल पे है, अगर यहाँ चले जाती है फिल्म, हमें कुछ पैसा मिल जाता है, तो हमें एक ऑडियंस तो मिलेगी। तो अभी हम अवार्ड पे भी ये कह रहे हैं कि इंडिया में एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जो आर्ट हाउस को सेलिब्रेट करे पर्टिकुलर, और उनकी भी एक वो बने
मैंने अभी नेशनल अवार्ड हुआ, तो मैं मेरा ये मानना है कि अगर नेशनल अवार्ड के बाद जितना हाइप मिलता है इसको मीडिया में, अगर एक OTT आ जाता है या कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म आ जाता है जहाँ ये अवेलेबल हो, जो आके देखना चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो एक वो सिनेमा भी खड़ा होने लग जाए। वो तो हो ही रहा है, जो हॉल पे आ रहा है, OTT पे आ रहा है, वो B ग्रेडेड, उसमें B ग्रेड है, C ग्रेड है, A ग्रेड है, मैंने आर्टिस्टिक हर तरह का है। लेकिन एक ऐसा OTT भी तो आप हो जिसमें ये फिल्म आए, और वो एक हो सकता है किसी सरकार में, गवर्नमेंट के द्वारा हो कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आप फिल्म डाल दीजिए और देख लीजिए इसमें, तो कम से कम फिल्म टटोलो नेशनल अवार्ड की मिलती ही नहीं है। हाँ, मतलब कम से कम जो ये कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, सिनेमा पढ़ रहे हैं, यही देख लेंगे इंस्टीट्यूशंस में, या जिसके पास वो भी अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो देहरादून आके किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर सके, लेकिन गांव में उसके दिमाग में सिनेमा चल रहा है, तो कम से कम इतना तो एक्सेस हो, हम सुपर पावर बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन अपनी पिक्चर जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हुए हैं और वो अगर अवेलेबल नहीं है, तो वो कितना बड़ा एक वो है। जैसे इससे पहले वो था ना चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, आज के डेट में वो उसमें चला गया, मर्ज हो गया NFDC और बहुत सारे काम। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें फिल्म मेकरों की भी गलती है, मुझे नहीं बोलना चाहिए लिटरली, लेकिन मुझे लगता है कि हमने वो फिल्में बना करके वो फिल्में भी वहाँ से फंडेड होती थी, वो फिल्में मिलती नहीं थी, हमें नेशनल आर्चिव में जाना पड़ता था, वहाँ से निकालना पड़ता था। तो अगर वो तब से होता, अगर वो OTT, हो सकता था अब तक एक बड़ा ऑडियंस शायद, माने इतनी पॉपुलेशन है यार इंडिया की, माने हम भी ढूंढते ढूंढते थक जाते थे कि वो उसको नेशनल अवार्ड मिला, उसको देखें उसमें है क्या। तो कम से कम 2% ऑडियंस तो डेवलप होता, 5% ऑडियंस तो डेवलप होता, लेकिन वो भी वॉश आउट हो चुका है। नेशनल अवार्ड मिला, उसके बाद वॉश आउट हो गया, उसके बाद लोग भूल गए, क्योंकि अखबार को ऐसे ही हो रहा है ना, वो टिकटॉक की तरह कंज्यूम हो रहा है, आज आपने पढ़ा और कल भी डेट में हो गया। तो मेरा मानना है कि हर चीज़ के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और हर तरह के ऑडियंस है, अगर मसाला ऑडियंस है तो फिर आर्टिस्टिक ऑडियंस भी है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत फास्ट पेस चीज़ें बदल रही हैं, तो ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि ये बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रहा है, शायद इसका भी ट्रेंड खत्म होगा। तो आपको, मेरे को लगता है पर्सनली कि आपको ये सोच के चलना चाहिए, शायद ये ट्रेंड 5 साल का है, उसके बाद ओवर होगा। बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो बहुत सारे लोग अब डिटॉक्स कर रहे हैं, तो वो भी ट्रेंड चल रहा है साथ में कि आप फ़ोन से कैसे डिटॉक्स करें, उसके लिए भी चल रहा है। तो हर चीज़ की, जैसे समय में ऑर्कुट होता था, हर चीज़ का एक लाइफ स्पैन होता है कॉमर्स में, और वो आता है जाता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत जल्दी बदल रही हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी थोड़ा इतनी परमानेंट नहीं है। इसके साथ भी हम भी सीखेंगे कि कैसे कैसे इनके साथ नेविगेट करना है और आगे बढ़ना है। तो ऐसा एटीट्यूड मेरे ख्याल से सबके लिए अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए या हम लोगों के लिए, कि आप इन्वेंट करें, जैसे आप जा रहे हैं आप समझे खुद और चीज़ें इन्वेंट करें, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि क्या चीज़ चल सकती है। तो बहुत अच्छी बातचीत आप तीनों के साथ रही। मैं उत्तराखंड हूँ सीरीज के अंदर हम अलग अलग फील्ड से जुड़े लोगों को लाने की कोशिश कर रहे थे, और सिनेमा को लेकर हमें लगा कि एक यंग ऑडियंस है हमारी, और आप यंग फिल्म मेकर्स हैं, अपनी तरह की कहानियाँ कह रहे हैं, तो आप लोगों को बुलाया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे देखने सुनने वालों को तो बड़ा मज़ा आया होगा। बिट्टू भाई, आप बता दो आपको कैसा। मुझे बहुत अच्छा लगा, और वही रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद, थैंक यू। आपने ओवर रेडियो में बुलाया, दूसरी बार मैं आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह की मुझे लगता है थोड़ा सा, मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि मैं काफ़ी पॉडकास्ट दे चुका हूँ यहाँ पे, और मेरे को अच्छा नहीं लगता है देने के लिए। अगर मैं उत्तराखंड में कोई भी बुलाता है, मैं जाता हूँ इसलिए जाता हूँ कि जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो मेरे को सुने, अगर उनको लगे कि यार ये बंदा बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूँ, तो क्या पता है यहाँ पे एक ऑडियंस, एक बहुत सारे टेक्निकल लोग मिले मेरे को, और बहुत सारे लोग मिले जो हो सकता है कोई इन्वेस्टर भी मिल जाए, बहुत सारे जो नए बच्चे हैं वो भी मिल जाए। तो मुझे इसीलिए अच्छा लगा कि वो रेडियो में मैं दोबारा आया, और आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो आपका अनुभव कैसा रहा सृष्टि? बहुत अच्छा, थैंक यू प्लेटफॉर्म देने के लिए, और लोगों से और उत्तराखंडी लोगों से बात करने के लिए थैंक यू। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। आप तीनों को अपने हिस्से की कहानियाँ कहते रहिए, हम आपको बुलाते रहेंगे। जी अब चल पड़े
पॉडकास्ट हो गया ख़त्म। अब चल पड़े देहरादून की ओर। सोचा था कि आज ही निकलेंगे बट बज गया 5, 1 घंटा देहरादून पहुँच आज हो जाएगी लेकिन तो कल चलेंगे सुबह सुबह ठंडे में। गर्मी तो ठीक ठाक ही है अभी भी। पीछे पवन भाई विदेश से स्वदेश लौटे हैं, 1-2 दिन ही हुआ इनको लौटे हुए। पीछे डायरेक्टर साहब हैं, इधर सिनेमेटोग्राफर साहब हैं,